हाँ दोस्तों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सीजी फॉरेस्ट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का हमने 125 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था और बचे जो 25 क्वेश्चन हैं इसे हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको जो है मैथ्स के और साइंस के दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 126 क्वेश्चन में दिया है कि सिंपल आपको यहाँ पर सॉल्व करना है 0.0.0.01 को गुना करके यहाँ पर जोड़ना है बस सिर्फ, ठीक है। तो आप पहले आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिएगा, है ना। बाकी जितने भी क्वेश्चन है उस सबको सॉल्व करिएगा। जैसे नहीं करोगे तो यहाँ पर सॉल्यूशन तो हम यहाँ पर देते रहेंगे, नहीं बनेगा तो आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करें तो यहाँ पर 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 आपको यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 8 यहाँ पास 512 3 से क्या 10 यहाँ पर 0.1512 आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 0.1 और 0.1 को यदि गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.001 आएगा। अब सिंपल इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.513। तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी प्रतिशत होगी, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखना है कि विलियन में आपको जो मिला रहा है तो उसके बाद यहाँ पर जो नहीं मिला रहा है वो तो जैसा का तैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर 40% की बात करें तो यहाँ पर 40% जैसा का तैसा रह जाएगा, मतलब कि अल्कोहल की मात्रा में कोई भी यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि 100% में की वैल्यू यहाँ पर 5 लीटर थी, मतलब पूरे विलियन की वैल्यू कितना है 5 लीटर, तो इसको हम 100% मान सकते हैं। और बाकी बचा जो 40% है वो आपका एल्कोहल है, तो यहाँ पर ये कितना परसेंट है ये हमें निकाल लेना है। तो यहाँ से यदि हम निकालें तो ये आ जाएगा आपको, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 40/100 यहाँ से, तो 100 यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से हम तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 दूनी, तो यहाँ पर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 लीटर आ गया, मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी एल्कोहल की वैल्यू है। तो एल्कोहल की मात्रा यहाँ पर 2 लीटर है, ठीक है। चलो ठीक है, एल्कोहल की मात्रा 2 लीटर। अब क्या बोल रहा है वो कि विलियन में 5 लीटर विलियन में 1 लीटर और मिला दिया जाए। क्वेश्चन को यदि आप देखें तो 1 लीटर यहाँ पर और मिला दिया जाए तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर 6 लीटर हो जाएगी ना, है ना। टोटल विलियन की वैल्यू 6 लीटर। अब यहाँ पर 6 लीटर मिलाने पर यहाँ पर एल्कोहल की मात्रा हमसे पूछा है, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि 100% की जो वैल्यू है यहाँ पर 6 लीटर है और यहाँ पर 2 लीटर, तो यहाँ पर एल्कोहल की मात्रा ही रहेगी और बढ़ेगी क्या, पानी की मात्रा। तो यहाँ पर एल्कोहल की मात्रा 2 का 2 रहेगा, तो ये कितना परसेंट है ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से फिर वैसा कि वैसा एक्स की वैल्यू हमें निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 2/6, ठीक है। 100 इंटू 2/6 करेंगे तो यहाँ पर 2 कम 2 तिया 6 और यहाँ पर 3। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन में कुछ अलग टाइप से दिया रहता है ना, जैसे कि 1 सही 1/3 ऐसा टाइप से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा यहाँ पर 3, तो 3 निकलते हैं 3 3 9 बचे कितना 1 3 और बी फिर से कितना बचेगा 1, ठीक है। तो 1/3 यहाँ पर 33 सही 1/3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपका कितने ऑप्शन में दिया है, तो ये जो है आपका ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 सही 1/3% एल्कोहल की मात्रा विलियन में 1 लीटर पानी मिलाने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 250 केले बेचने पर 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 250 केले, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो की यहाँ पर लाभ होता है। तो क्या हम बोल सकते हैं, यदि हम एक केले का जो विक्रय मूल्य माने 1 माने, ठीक है, मतलब 1 केले का विक्रय मूल्य 1 माने तो 250 केले का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 250, ठीक है। ये आ गया क्या आपका विक्रय मूल्य, है ना। मान लेते हैं कि 1 केले का जो विक्रय मूल्य है वो 1 है। 1 केले विक्रय का मूल्य 250 का कितना हो जाएगा, 250 विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, कितने 50 किलो के, तो यहाँ पर इसका लाभ कितने किलो के बराबर है 50 किलो के। यहाँ पर 250 और ये आ गया आपका -50 लाभ, तो ये इज इक्वल टू क्रय मूल्य। ये तो आपने पढ़ा होगा कि विक्रय मूल्य माइनस यहाँ पर लाभ कर देंगे तो यहाँ पर क्रय मूल्य यहाँ से आ जाता है। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ गया आपका, क्रय मूल्य आ गया आपका 200, ठीक है 200। अब हमें एक सूत्र पता है, क्या पता है कि लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100,
तो सिंपल आपको क्या है इस फॉर्मूला में रखना है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला में रखें, चलो तो 100, तो लाभ कितना दिया है हमारा 50 है, क्रय मूल्य यहाँ से 200 आ गया इंटू यहाँ पर 100, तो ये कटना 2 एकम 2, यहाँ पर 25, ठीक है। तो 25% आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो 25% यहाँ पर लाभ उसको होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं कि यदि एक शंकु की ऊंचाई तथा आधार त्रिज्या दोनों को 100% बढ़ा दिया जाए तो शंकु का आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, शंकु का यदि हम मान के चलो आयतन देखें तो वहाँ पर कट फिट के यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पास यहाँ बोल रहा है कि ये वाला एक मान के चलो है ना, मतलब यहाँ पर दो शंकु है मान के चलो, क्योंकि एक पुराना वाला एक नया वाला जो भी मतलब जैसे 100% बढ़ा है, तो ये पुराना वाला है और यहाँ पर 100% बढ़ाने के बाद का जो है वो शंकु का आयतन है। अब यहाँ से यदि मैं देखूँ तो 1/3 पाई यहाँ पर से कट जाएगा, बचेगा आपका कितना आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच, ठीक है, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम बढ़ाएंगे कि यहाँ पास ये कितना है, मान के चलो मैं पुराना वाला एक मानता हूँ है ना, त्रिज्या को मानो 1 मानूँ, तो यहाँ पास 1 का स्क्वायर इंटू यहाँ पास एच को भी 1 मानूँ, तो यहाँ पास 1 का स्क्वायर, और यहाँ पास यदि उसको 100% बढ़ा रहा है, 100% बढ़ा रहा है मतलब कि एक का 100% जस्ट उसका डबल हो जाएगा, तो 100% जैसे उसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पास आर स्क्वायर, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पास 2 स्क्वायर और एच में भी 1 मतलब 100% बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 2 का मतलब मान के चलो 2 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एच दिया है तो यहाँ पास 2 हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ पास है तो 2 का वर्ग 4 गुणे 2 मतलब 4 दूनी 8, तो यहाँ से 8 गुना आपका जो है आंसर हो जाएगा, मतलब 8 गुना यहाँ पास बढ़ जाएगा 100%। यदि मैं त्रिज्या को और ऊंचाई को दोनों की यदि बढ़ा दूं शंकु के, तो वो जो है आपका 8 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 129 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, तो यदि आपको समझ में नहीं आएगा ना कोई भी जैसे टॉपिक, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर कर देंगे, आप कमेंट में बोल देना या फिर टेलीग्राम चैनल में आप हमको कह सकते हैं, वहाँ से हम आपके पूरे डाउट आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो 130 क्वेश्चन में दिया है, 130 नंबर के क्वेश्चन में दिया है कि 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले बात हमको क्या करना है, तो ऐसे टाइप से क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ पर हमें धनराशि दे दी है ना, मूलधन दे दी है ए, वार्षिक दर दिया है 5%, वर्ष से दिया है 2, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या फॉर्मूला आपको पता है कि इस टाइप से क्वेश्चन के लिए हमें एक फॉर्मूला हमें याद है कि मिश्र धन का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, ए मतलब मूलधन इंटू 1 + आर मतलब जितना भी आपका दर है अपॉन 100 इंटू एन, ठीक है, इंटू एन मतलब एन क्या है यहाँ पर मतलब जितना भी समय अवधि दिया रहता है वो। तो यहाँ से यदि हम निकालें मिश्र धन, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1000 इंटू 1 + आर की वैल्यू 5% अपॉन 100 के पावर 2, ठीक है, यहाँ से ही हो जाएगा। तो इसे चलो सॉल्व करें, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 कम 5 दूनी 20 हो जाएगा, 20 और 20 एकम 20, 20 और 1 21, तो 1000 इंटू 21 अपॉन यहाँ पास 20 इंटू 2 बार है तो 21 अपॉन 20, ठीक है। तो ये कट गया, ये और ये कट गया, आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पास ये 5 से यहाँ पास कट जाएगा, तो ये आ गया कितना आपका, तो यहाँ से ये आ गया आपका, ये टोटल इसको जैसे हम सॉल्व करें तो ये वाला आपका आ जाएगा टोटल यहाँ पर 441 और इंटू 5 अपॉन 2, ठीक है, दोनों को मतलब इनके इसको गुना करके इंटू 5 से यदि हम करें तो यहाँ पास 11141 यहाँ पास इंटू 5 2, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20 का 0 यहाँ चला दो, 5 चौक 20 20 और 2 यहाँ पर 22 अपॉन 2 यहाँ पास आ जाएगा, ठीक। फिर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा आपका 1102.5, ठीक है, 1102.5, ये आ गया आपका मिश्र धन, ठीक है, ये आपका आ गया मिश्र धन। अब हमें क्या करना है, हमें पूछा क्या गया है पहले ये देखें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज हम क्या निकल जाएगा यहाँ से, तो हमें एक फॉर्मूला फिर से एक पता है ना, क्या फॉर्मूला पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू होता है मिश्र धन प्लस यहाँ पर कितना होता है माइनस, है ना, यहाँ पर कितना माइनस मूलधन, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो इस फॉर्मूले में आपको सिंपल रख देना है, तो फॉर्मूला में जैसे हम सिंपल रखते हैं, तो मिश्र धन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1102.5 माइनस यहाँ पर कितना 1000 आपका कितना है मूलधन है,
तो यहाँ से यदि हम माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 102.5 ठीक रुपये, 102.5 रुपये यहाँ से ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से 100 हम माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ से जो है वो हमें अंतर पूछा गया था उसके। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 102 माइनस यहाँ पास 18 यदि हम कर दें, मतलब माइनस 100 यदि हम कर दें तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 2.5 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 रुपये यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिए हैं, तो ये दिया है आपका ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो 131 क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि परागण निम्न में से किसकी विशेषता होती है। तो एक्चुअली में परागण होता क्या है, तो एक पौधे के पराग कोश से पौधों के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण है जो बाद में निषेचन और बीजों के उत्पादन को सक्षम बनाता है, जो अक्सर किसी वाहक जैसे कि हम वायु बोल सकते हैं, जल और या फिर अथवा कोई भी जैसे पशु रहता है तितली वितली, उससे जो है ये संपन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए में थी एंजियोस्पर्म, नाम से पता चल रहा है कि एंजियो मतलब होता है ढका हुआ और स्पर्म मतलब होता है बीज। ठीक है, तो यहाँ से इस क्रिया से हम बोल सकते हैं यहाँ पर पौधों का जो निर्माण होता है। तो एंजियोस्पर्म एक प्रकार से एक क्या होता है, पौधा है ना, एंजियोस्पर्म एक प्रकार से पौधा है जो कि परागण की जो है विशेषताओं को यहाँ पर दर्शाता है, जो कि इसके द्वारा यहाँ पर पौधा नया पौधा बना जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो सकता है 131 का। ठीक है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि मिथाइलेटेड स्पिरिट में होता है। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट मतलब जिसमें मिथाइल युक्त हो। ठीक है, मिथाइल युक्त हो तो इसमें क्या क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो मिथाइलेटेड स्पिरिट की बात करें तो इसमें हम जो है वो इथेनॉल को हम पढ़ सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, इथेनॉल को। तो इथेनॉल है ना, इथेनॉल, अब इसमें इथेनॉल होता है तो इथेनॉल प्लस अब इसमें क्या करता है, जैसे कि मिथाइलेट स्पिरिट को हमें क्या करना रहता है, जैसे इथेनॉल है, अब इथेनॉल को जैसे किसी इंडस्ट्री में आपको क्या है ट्रांसफर करना है, मतलब इंडस्ट्री में जैसे कि जरूरत है इस केमिकल का इथेनॉल का, तो हम इसको भेजेंगे। तो ये जो है इथेनॉल का उपयोग क्या होता है, जैसे शराब बनाने में मत करें, इसलिए इसको क्या करते हैं कि मिथेनॉल में हम क्या करते हैं, मतलब इथेनॉल में हम मिथेनॉल भी मिला देते हैं। मिथेनॉल, तो मिथेनॉल एक प्रकार से विषैला प्रकार का एक पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये जो है वो इथेनॉल को क्या करता है, विषाक्त कर देता है। ठीक है, विषाक्त कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे इथेनॉल का यहाँ पास कितना परसेंट रह जाता है, तो इथेनॉल का जो यहाँ पास 83 है ना, कितना 85 नहीं सॉरी 85.90% इथेनॉल होता है, और मिथेनॉल जो है आपका 10 से 15% आपका जो है इसमें मिथाइल मतलब मिथेनॉल इसमें मिला दिया जाता है, ताकि ये जो है विषाक्त हो जाए और इसका उपयोग जो है वो जैसे कि शराब बनाने में ना हो। और इसमें थोड़ा सा जैसे कि पता चले कि हाँ ये इसमें जो है मिथेनॉल मिलाया गया है, इसलिए इसमें जो है वो पिरीडिन भी मिला दिया जाता है। क्या मिला देते हैं, पिरीडिन, पिरीडिन आपको मिला दिया जाता है, प्लस पिरीडिन के साथ में आपको क्या यहाँ पर नेफ्था भी मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है, नेफ्था। ठीक है, नेफ्था, तो इन दोनों का जो है 1% हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो 1% पिरीडिन और नेफ्था बना दिया जाता है ताकि इसमें रंग में उसका थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सके। ठीक है, तो इसके लिए इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 10 से 15% मिथेनॉल इसमें मिलाया जाता है। 132 का आंसर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सा एक गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। तो यहाँ से यदि देखें तो गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत मतलब कि जैसे कि कोई भी जो ऊर्जा होती है वो आपका प्रकृति में कब तक रहेगा, मतलब कि जो कि इस लिमिट में हो, मतलब आगे चल के ये जो है वो समाप्त हो सके। जैसे कि आपका आप कोयला बोल सकते हैं। ठीक है, कोयला, तो यहाँ पर कोयला हो सकता है। ठीक है, कोयला हो सकता है, और आपका पेट्रोलियम हो सकता है ना, पेट्रोलियम हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका जैसे कि प्राकृतिक गैस जितने भी होते हैं वो सब इसमें गैर नवीनीकरण ऊर्जा में आ जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला, 133 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि निम्न में से के मध्य किस में अणुओं की संख्या सर्वाधिक है। तो निम्न में से किस में अणुओं की मतलब अणु, तो अणु पूछ रहा है। तो अणु जो है वो दो प्रकार के जैसे सेम जैसे कि परमाणु से मिलकर बना होता है, उसमें हम जैसे कि अणु बोल सकते हैं। अब जैसे कि CO2, तो एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, मतलब कि दो ऑक्सीजन यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर हमें जो है वो पूरी तरह से एक कंपाउंड आपको देखने को मिल जाता है, तीन परमाणुओं का। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन देखें तो O2, तो यहाँ पर ये जो है आपका समान जो है वो ऑक्सीजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 48 ग्राम इसका मिल जाता है, और उसके बाद SO2 का 64 ग्राम और 8 ग्राम यहाँ पर H2 का। तो यहाँ पर सही मात्रा में देखा जाए तो मतलब सर्वाधिक संख्या में पूछा है ना, तो सर्वाधिक संख्या में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक वाला ऑप्शन बी, 48 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। तो नेक्स्ट
क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है ना। इसमें मतलब पूछा है कि कार्बन किसमें सबसे ज़्यादा मौजूद है, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कार्बन यहाँ पर C2H6 है बोले तो यहाँ पर देखें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन अधिक मात्रा में क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन। यहाँ पर जैसे C2H6 देखें तो यहाँ पर 6 संख्या में तो आपको हाइड्रोजन मिल जा रहा है, कार्बन आपको 2 संख्या में मिल रहा है, मतलब 100, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। उसके बाद बी को ऑप्शन बी में देखें तो यहाँ पर कार्बन की संख्या आपको 6 मिल जा रही है और यहाँ पर हाइड्रोजन की आपको 14, इसमें भी हाइड्रोजन की जो है मात्रा है वो ज़्यादा हो जा रही है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी में तो C6H12 इसमें भी जो है हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, बट यहाँ पर ऑप्शन डी में देखें तो यहाँ पर कार्बन की मात्रा 6 मिल जा रहा है, हाइड्रोजन की मात्रा 6 मिल जा रहा है, तो यहाँ पर कार्बन की मात्रा सर्वाधिक है इन चारों में से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा C6H6 में, बेंजीन में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि एक धातु में नाइट्राइट का सूत्र Mn है तो इसके सल्फेट का सूत्र क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, चलो देखें। तो ये जो है आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा बहुत पूछ दिया गया है। तो एक धातु के नाइट्राइट का सूत्र, तो धातु का नाइट्राइट का सूत्र जैसे कि हम देखें सबसे पहले M और N, यहाँ पर M क्या है, मेटल है, ठीक है, और N जो भी आपका जो है कंपाउंड यहाँ पर मिला जाए। तो M की यहाँ पर चार्ज देखें तो चार्ज हम कैसे पता लगा सकते हैं, यहाँ पर कितनी संख्या में जो है यहाँ पर N मौजूद है, तो एक संख्या में है तो इसका चार्ज कितना है 1, इसका चार्ज कितना है 1, ऑक्सीकरण संख्या कितना है 1। तो ये वाले संख्या का यदि हम इसके देखें तो इसके लिए भी M की वैल्यू एक ही है, तो इसका भी कितना है 1 ही है, इसके लिए भी ऑक्सीकरण संख्या कितना है 1। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो उसके बाद पूछा है क्या सल्फेट का सूत्र, तो सल्फेट की बात करें तो सल्फेट मतलब SO4, तो SO4 में चार्ज कितना होता है, आप बताओ चार्ज कितना होता है 2 माइनस, है ना। SO4 में 2 माइनस हुआ है और जो भी हम मेटल ले रहे हैं तो उसका ऑक्सीकरण 1 है, मतलब हम एक ही SO4 लेंगे तो यहाँ पर मेटल की जो है ऑक्सीकरण मतलब कि अष्टक जो है वो यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा, और SO4 के लिए 2 माइनस है, मतलब यहाँ पर 2 मेटल यदि मैं लें हम ले तो SO4 की मात्रा यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका M की एक मात्रा, मतलब M की और यहाँ पर SO4, तो SO4 की यहाँ पर ऑक्सीकरण 2 है, तो यहाँ पर हम 2 यदि मेटल लें तो SO4 की जो अष्टक है पूर्ण हो जाएगा, और मेटल के लिए यदि हम एक SO4 लें तो इसकी अष्टक यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। तो SO4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा M2SO4। तो M2SO4 किस में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है राइट आंसर M2SO4, 137 का आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 4 ओम प्रतिरोध के एक तार में यदि 100 जूल प्रति सेकंड ऊष्मा मुक्त होती है तो तार के दोनों सिरों के मध्य की जो विभवांतर है वो कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर फिजिक्स का थोड़ा सा वो न्यूमेरिकल यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ से हम इसका आंसर देखें तो आर की वैल्यू प्रतिरोध कितना दिया है हमें, रेजिस्टेंस दिया है आपको 4 ओम, कितना 4 ओम आपको यहाँ से दिया है। अब यहाँ पर जो है वो देखें तो 100 जूल प्रति सेकंड ऊष्मा, तो हीट यहाँ पर कितना दिया है, ऊष्मा दिया है आपको 100 जूल प्रति मोल, ठीक है, 100 जूल प्रति सेकंड, सॉरी 100 जूल प्रति सेकंड यहाँ से दिया गया, मतलब ऊर्जा जो है मुक्त होने वाली। तो तार के दोनों तरफ के मध्य में विभवांतर कितना होगा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको शायद पता होगा यदि आपने पढ़ा होगा तो H यहाँ पर होता है, ऐसा फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन इंटू टी अपॉन आर। तो यहाँ से H तो हमें क्या निकालना है, V की वैल्यू निकालना है हमको। तो V की वैल्यू हम कहाँ से कैसे निकालेंगे, तो सिंपल आपको क्या करना है, वैल्यू रखना है सबका। तो H की वैल्यू कितना दी है 100, वी स्क्वायर निकालना है, टी कितना जो है प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, तो आर की वैल्यू कितना दी है 4 ओम, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 400, तो ये आ जाएगा आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू 1, तो वी इज इक्वल टू आ जाएगा 400 का अंडर रूट, तो यहाँ से आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू 20, ठीक है। 400 किसका मतलब इसका 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा आंसर है ऑप्शन में दिया है, तो ये जो है आपका ऑप्शन में दिया है 20, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 20 वोल्ट, 138 क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि 139 6 के प्रथम 13 गुंजों का योग कितना होगा,
6 के प्रथम 13 गुंजों का योग। तो यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन को देखें तो आपको इसको फॉर्मूला में करना है। यहाँ पर योग दिखा ना आपको एक फॉर्मूला लगाना है जो कि आपने 10वीं 11वीं 12वीं में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो 6 के प्रथम 13 गुंजों के योग मतलब कि जैसे कि 6 गुणित यहाँ पर से 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया आपका 18, 6 चौक 24, इस तरह से आपको करना है 13 गुंजों तक। कितना? 13 गुंजों तक आपको इसका जो है वो करना है, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम देखें तो 13 गुंजों तक हमें करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आंसर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एन निकालें, ठीक है। तो और ए, तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा आपका 6 होगा, मतलब प्रथम संख्या है ना, क्या बोल रहे हैं, प्रथम संख्या यहाँ पर 6 है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस यदि देखें तो डिस्टेंस यहाँ पर 6 का मिल रहा है, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6, ठीक है। क्योंकि हमें फॉर्मूला में इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि इसका योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला क्या होता है आपका, योग इक्वल टू एस बोलते हैं जिसको n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है, 2 माइनस n-1d। तो n की वैल्यू कितना है 13, लास्ट मतलब कितने संख्या दे दी है 13 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितना दिया है आपका 6 प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा d की वैल्यू कितने दी है आपका 6। तो यहाँ से यदि हम निकालें तो 13/2 इंटू यहाँ पर 6 दूनी 12 आपका हो जाएगा 12 प्लस 13 माइनस 1 12, 12 छके 72 72। और इसके बाद ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा 13 गुणित यहाँ पर 7 2 4 7 और 8 84/2, 2 एकम 2 2 चौक दूनी 42। और यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो 42 इंटू 13, तो 13 कम 13 दूनी 26 का 6, हासिल आया 2, 13 चौक यहाँ पर 52 52 और तो कितना 54, 546 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 546 राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखें इसमें किस में दिया है ये आंसर, तो 546 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 546, ठीक है। 139 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 546, ठीक समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 140 क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 23 है और गुणनफल 120 है, तो उन संख्याओं का निरपेक्ष अंतर क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हमेशा x और y मान के, जैसे कि यहाँ पास x प्लस वाई दिया है क्या 23 एंड यहाँ पास x इंटू वाई दिया है 120, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण यहाँ से बन जाते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो दो समीकरण यहाँ पर हमें बन जाता है, तो यहाँ पर किसी भी संख्या को जैसे कि x की वैल्यू y दूसरे समीकरण में या फिर दूसरे का तीसरे में पहले वाले में रखें, हम यहाँ से x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए y को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 120/y, ठीक है। तो ये वाला जो x की वैल्यू है इसको हम यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ से रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका x में रखेंगे तो 120/y प्लस वाई इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो सिंपल इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 120 प्लस वाई स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो, और यहाँ से आ जाएगा 23y। उसके बाद इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 23y प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि सिंपल द्विघात समीकरण यहाँ पर बन जाता है और हमें पता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कौन से संख्या, दो संख्या यहाँ पर जिसको गुना करने पर 120 और जोड़ने घटाने पर 23 है। तो यदि मैं यहाँ पर 15 और 8 लूँ तो 15 8 120 और 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। तो मैं ये वाला क्वेश्चन यहाँ से हम ये ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो रखते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस यहाँ से आ जाएगा तो 15y माइनस 8y, यहाँ से 8y, यहाँ से आ जाएगा प्लस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे क्या, यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे, तो y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बन जाएगा आपका y को कॉमन लेंगे तो y माइनस 15 बचेगा, फिर यहाँ से माइनस 8 को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 15 यहाँ से बचेगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0, देन यहाँ से आ जाएगा आपका यहाँ पास y माइनस 15 और यहाँ से आ जाएगा आपके क्या, यहाँ से आ जाएगा आपका y और ये माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर दो आपका यहाँ पास आ जाते हैं, तो यहाँ से हम y इज इक्वल टू 15 मिल जाता है और 8 मिल जाता है, दो मान आपको यहाँ से मिल जाता है। अब यदि मैं यहाँ से y की वैल्यू मान लो 8 को, y की वैल्यू मैं 8 लूँ तो वह पहले वाले समीकरण में रखूँ तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 23 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 15, ठीक है। तो x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 8, तो हमें निकालना क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा ये हमें बताना था, ठीक है। तो हम सिंपल x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 15 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 इज इक्वल टू यहाँ से निकालना है, तो 15 माइनस 8 हो जाएगा आपका 5 इधर से 3 यहाँ से 7, ठीक है। तो 7 आपका यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा किसका, 140 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ आपका 7, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि यदि n 3 से विभाजित होने पर शेषफल 1 देती है, जो n स्क्वायर से को 3 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। ठीक है, तो यदि n को मतलब n को 3 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 आ रहा है, तो उसी तरह n स्क्वायर को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, हमें ये बताना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को यदि जैसे हम करें तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि n को यदि मैं 3 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर 1 शेषफल बचेगा, तो n स्क्वायर को डिवाइड करूँ 3 से तो क्या बचेगा। तो ये सिंपल एक लॉजिक वाला क्वेश्चन है। आप बताओ, जैसे कि मैं यहाँ पास n की वैल्यू मान लो अच्छा 4 लेता हूँ, ठीक है, तो 3 को जैसे 4 को 3 से भाग दूंगा तो शेषफल 1 बच रहा है। क्या उसी तरह यदि मैं 4 को उसी तरह क्या मैं करूंगा कि 4 को जैसे 4 स्क्वायर ले दूं तो उसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 चौक कितना हो जाएगा 16/3, तो फिर भी यहाँ पर 16 पंचे 15, ठीक है, फिर भी एक शेषफल बच रहा है। इसी तरह मैं 4 गुनी 4 गुनी 4 लिखूँ, मतलब कि n के क्यूब लूँ, फिर भी वहाँ पर शेषफल एक ही बचेगा। तो यहाँ पर जितना भी हम n की वैल्यू कितना भी बढ़ा दे शेषफल उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, तो ये एक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिए हैं कि 130 मतलब यहाँ पर 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा, तो ए की चाल कितनी है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल आपको टाइम से मतलब टाइम दूरी और चाल हमें ऐसे करके निकाल के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात यहाँ पर 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक ले रहे हैं। मान के चलो कि ए को 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो लगा समय यहाँ से क्या हो जाएगा आपका समय, तो यहाँ से समय इज इक्वल टू आ जाएगा 30/x। मान के चलो यदि इसकी दूरी जो है x है, दूरी बटे समय मतलब दूरी बटे चाल। ठीक है, तो यहाँ पर समय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो दूरी मान के चलो यहाँ पर 30 दिया है, तो मान के चलो इसको मैंने x मान लिया चाल को। ठीक है, ये किसके लिए, a के लिए। ठीक है, उसी तरह यदि b के लिए मैं देखूँ, ठीक है, तो b के लिए बोल रहा है कि b से 2 घंटे अधिक लेता है, तो इसी तरह यदि मैं इसको x मान लूँ और b जो है इसके 2 घंटे कम लेगा, है ना, 2 घंटे कम लेगा, तो b को 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो यहाँ से इस b के लिए जो समय आ जाएगा वो 2 घंटे कम लगेगा, मतलब कि 30/x - 2। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ये देखिए, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए अपनी चाल दुगनी कर दे, ए अपनी चाल यदि दुगनी कर दे मतलब कि x थी अब वो क्या हो जाएगी 2x कर दे, तो दूरी को तो ए इस दूरी को तय करने में b से 1 घंटा कम लेगा, b से 1 घंटा कम लेगा, तो ए की चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हमें सिंपल यहाँ से ए की वैल्यू, ठीक है, तो ए, तो यहाँ पर सबसे पहले बोल क्या रहा है, तो बी से 1 घंटा कम लेगा, बी से 1 घंटा कम लगेगा मतलब बी का समय कितना हमने अभी निकाला था 30/x - 2, और 1 घंटा कम लगेगा मतलब माइनस यहाँ से 1 इज इक्वल टू, अब क्या बोला था इसने, ए अपनी चाल दुगुनी कर दे तब, मतलब दुगुनी कर दे मतलब 30/2x, यहाँ से 2x यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, जैसे कि इधर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 30/x और ये हो जाएगा -3, ये कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 30/2x। ठीक है, 30/2x, और यहाँ से यदि हम ये करें कि 30 - 3x/x इज इक्वल टू 30/2x, तो x यहाँ से कट जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ से 15 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा क्या 30 - 3x इज इक्वल टू 15, तो ये आ जाएगा आपका 30 को उधर ले जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू 15 इधर आ जाएगा, तो 30 - 15 वहाँ पास 15 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 15, मतलब 3 × 5। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई कितने 5, तो ये जो है आपकी किसकी दूरी थी, ये जो है आपकी दूरी थी किसकी y मतलब a की दूरी थी। ठीक है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक मिसाइल, मान के चलो दिया है एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हो मतलब चलती है, तो 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी ये हमें निकालना है। तो ये तो सिंपल आपका समय दूरी वाला खेल दे दिया है ना, कि यहाँ पर चाल दे दिया है और यहाँ से हमें क्या है 1 सेकंड दे दिया है, तो दूरी ज्ञात करनी है। तो चलो इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया है दूरी, ठीक है, तो यहाँ पर से दूरी हमें यहाँ से निकालनी है, तो निकालेंगे कैसे, तो 1 सेकंड में, तो यहाँ पर से दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, दूरी इज इक्वल टू हो जाता है आपका समय गुणित चाल। ठीक है,
तो यहाँ पर 1 सेकंड दे दिया है। तो सबसे पहली बात यहाँ से 1386, ठीक है। अब 1386 आपका किस में दिया है ये देखो पहले। तो 13 और 86 जो है आपका किलोमीटर में दिया है, इसको हमें किस में पता ना, मीटर पर सेकंड में। इसके लिए हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, तो ये खैर ये तो आपका समय आ गया। तो दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, समय गुणित चाल। तो ये आ गया आपका क्या समय, तो हमें चाल कितना दिया है 1, मतलब समय दिया है 1 और चाल इतना आ गया आपका 1386 इंटू 5/18। तो सिंपल इंटू 1 आ जाएगा, है ना। ये आपका समय और ये आपकी चाल, तो यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ से हम भाग करेंगे तो 18 यहाँ पर आ जाएगा आपका 77/5 और यह आ गया 7×35 के पावर यहाँ पर 385 मीटर, ठीक है। तो 385 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस में दिया है ये, तो ये दिया है आपको ऑप्शन बी में 385, ठीक है। 385 आप मीटर आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 4/61 और 4 के मतलब 4 के घात यहाँ पर 62 एंड 4 के घात 63 और प्लस यहाँ पर 4 के घात 64 निम्न में से किससे विभाज्य है, मतलब किससे यहाँ पर विभाज्य है ये हमें बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सबसे पहले जो सबसे न्यूनतम होगा ना आप इसको कॉमन ले लिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका क्या दिया है 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर क्या दिया है 62, ठीक है। 62 आपका दिया है और यहाँ से 4 के पावर दिया है आपका 63 एंड 4 के पावर आपका दिया है 64, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों में से 4 के पावर 61 और 4 के पावर 62 से यदि मैं 4 के पावर 60 को कॉमन ले दूँ तो यहाँ पास बचेगा कितना 4 के पावर 1 प्लस यहाँ पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस करके अब इन दोनों से मैं क्या करूँगा 4 के पावर 62 को कॉमन ले दूंगा। तो यहाँ से बचेगा क्या 4 के पावर 1 प्लस यहाँ से बचेगा आपका 4 के पावर स्क्वायर, ठीक है। 4 स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से यदि मैं क्या करूँगा कि 4 के पावर 60 हमने कॉमन लिया था, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, 4 स्क्वायर मतलब 16 16 4 20 प्लस 4 के पावर 60 मैंने कॉमन लिया था 4 और 4 का स्क्वायर 16 16 और 4 कितना 20 और यहाँ से हम क्या करेंगे 20 को कॉमन ले लेंगे। तो 20 को कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा 4 के पावर 60 प्लस 4 के पावर 62। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 20। तो 20 मतलब कि ये बोल रहा हूँ कि 20 जो है किससे भाग्य है हमारे, मतलब किससे भाज्य हो जाएगा। तो वहाँ पर ऑप्शन में देखें तो यहाँ से जो है वो 3 से तो भाग होगा नहीं, 11 से भाग नहीं होगा, 8 से डी से भी भाग यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ से जो है ऑप्शन बी जो है 10 दिया है, तो 10 से जो है ये जो है संख्या यहाँ से भाग चली जाएगी, 20 जो है यहाँ से संख्या जो है वो 10 से भाग चली जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत की यहाँ पर हानि होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि हो रही है ये बोल रहे हैं। तो मान के चलो रमेश का जो वेतन है, रमेश का वेतन में हमने कितना मान लिया, चलो रमेश का वेतन मान लिया आपका वो 100, ठीक है। 100 मान लो इसका जो है वेतन है। अब इसमें 20% की वृद्धि कर दी है, मतलब कि कितना का वृद्धि कर दी है 100 + 20 इज इक्वल टू 120। अब इसका जो है वो कितना हो गया, मतलब इसका जो है वो वर्तमान में ये जो है आपका वेतन हो गया उसका भी रमेश का, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि 20% कम कर देंगे, 20% कम कर देंगे उसका जो मूल वेतन मान के चलो यहाँ से कम कर देंगे। तो 100 माइनस यहाँ से 80 हम क्या कर देंगे कम, मान के चलो यहाँ से मतलब 80 आ जाएगा कितना 20 कम करने पर, तो यहाँ से 80 आ गया, ठीक है। अब बोला क्या है इसमें 80 कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत की हानि होगी, कितना प्रतिशत की हानि हो गई। तो यहाँ से देखा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि हो जाएगी इसकी, तो ये जो है आपका 120 इंटू 80 अपॉन कितना यहाँ से 100, ठीक है। तो पहले मतलब कि पहले जो है वो 100 था, अब 80 हो गया और कितने मतलब अभी मूल में कितना था 120। तो यहाँ से हम देखें तो ये आ जाएगा आपका 12 8 96, ठीक है। तो 96 के यहाँ पर हो जाएगा और 96 तो पहले कितना था 100 का, तो कितना का यहाँ पर मतलब घाटा हो रहा है इसको 4 का, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसमें देखें तो यहाँ पर कितना 4 का यहाँ पर घाटा हो रहा है इसको, तो 4 यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो देखें तो राइट आंसर दिया है क्या नहीं दिया है, तो 4%। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 146 का। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 147 क्वेश्चन में दिया है कि मशरूम खाली स्थान में के प्रचुर स्रोत हैं। अब मशरूम की बात करें तो मशरूम में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है, जैसे कि प्रोटीन है, आपका डाइटरी फाइबर है, खनिज है, और आपका विटामिन जैसे कि B1, B2, B12, सी और ई की जो है प्रचुर मात्रा में मशरूम में जो है पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका देखा जाए तो ऑप्शन ए में प्रोटीन दिया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि यदि पेट कोई डाइक्लोरिक है ना, यदि पेट मतलब कि अमाशय में कोई डाइक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का उत्पादन न करे तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा, ये पूछा है। अब बात करें यदि अमाशय में HCl की, ठीक है, तो अमाशय में जो HCl है वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में परिवर्तित करता है ना। तो पेप्सिन में परिवर्तित करता है, और वो जो पेप्सिन होता है ना, बना हुआ जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। तो HCl का जो है, और इसका कई ठोक कार्य होता है, जैसे कि HCl जो है वो 2.0 पेट में जो है वो कितना 2.0 जो है वो पेट में pH को जो है वो मतलब बनाए रखता है pH को। ठीक है, मतलब कि वहाँ पास स्थिर रखा रहता है। तो ये जो क्या करता है, भोजन को घोलने में तथा सूक्ष्म जीवों को मारने में यहाँ पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है। तो यहाँ पर HCl यदि ना हो तो यहाँ पर क्या है, पेप्सिनोजेन बनेगा नहीं, और पेप्सिनोजेन जो है वो पेप्टिन में परिवर्तित नहीं होगा। तो ये जो है इससे हमको जो है वो प्रोटीन में जो है वो टूटने की जो है अनुमति नहीं देता है ना। HCl नहीं बना तो पेप्सिनोजेन जो है वो पेप्सिन में जो है परिवर्तित नहीं होगा, और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन में नहीं टूटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो कौन सा एंजाइम यहाँ पास कार्य नहीं करेगा, तो यहाँ पर पेप्सिन जो है यहाँ पास कार्य नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 148 का। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक अवशोषण मतलब होता है ना। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ज़्यादा अवशोषण होता है, तो नीला प्रकाश की बात करें। ठीक है, तो नीला प्रकाश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीला प्रकाश जो है वो पर्णहरित बल्कि कैरोटीनॉइड से भी जो है वो अवशोषित होता है। तो यहाँ पर जो पर्णहरित से अवशोषित कौन सा होता है, नीला प्रकाश, जो कि जो है वो मतलब कि ये जो इस नीला रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक अवशोषण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीला प्रकाश 149 का। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक स्वास्थ्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 ml में उपस्थित ग्रामों में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। तो एक सामान्य व्यक्ति के जो बात करें है ना, एक सामान्य मनुष्य के में यदि मैं बात करूं तो उसके में जो है वो 13 से 18 ग्राम पर 100 मिली रक्त जो है वो उपस्थित होता है ना, मतलब उसमें हीमोग्लोबिन जो है उपस्थित होता है। बल्कि जबकि यहाँ पर हम जैसे देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि 13 से कितना 18 ग्राम यहाँ पास पर 100 मिली लीटर रक्त यहाँ पास होता है। और यहीं पास महिला की बात करें तो महिला के लिए कितना हो जाता है, 12.1 से कितना 15.1 ग्राम पर DL होता है, किसके लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी 150 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सीजी फॉरेस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जितना भी हमने क्वेश्चन था हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। और नेक्स्ट जो वीडियो में हम जो है वो सीजी मतलब कि हॉस्टल वार्डन का क्वेश्चन पेपर हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। और जैसे कि आपका भी टीचर वीचर का हुआ है तो उसका भी हम जो है वो क्वेश्चन पेपर हम जो है वो सॉल्यूशन में लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, और हालांकि आपने छात्रावास अधीक्षक का तो पूरा भरा ही होगा। ठीक है, और बाकी इसका जो सीजी फॉरेस्ट गार्ड का है उसका सिलेबस वाइज हम जो है मैथ्स का जो सीरीज है और बाकी जैसे कि जितना भी साइंस वाइंस का मतलब रिलेटेड रहेगा उस टॉपिक में से सिलेबस को एक टॉपिक हम यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो कंप्लीट कर देंगे, पूरा सिलेबस आपको क्लियर करा दिया जाएगा, है ना। और जो है वो हॉस्टल वार्डन का जो है वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन लाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।